दोस्तों नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम अभय दुबे जो है हमारे बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट को मानते हैं, तो उनके साथ हम देश की बात करते हैं। उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनसे देश की जो सांप्रत स्थितियां होती है राजनीतिक विशेष रूप से उस पर हम बात करते हैं। और आज भी जो है हमने अभय दुबे जी को आज आमंत्रित किया है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए जो बहुत ही सांप्रत हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि राजनीति का असर जो है कहीं न कहीं समाज पर होता है और समाज की जो स्थितियाँ होती है, उसका भी न कहीं असर जो है वो राजनीति पर देश की और प्रदेश की होता रहता है। तो मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करके उनका स्वागत करूँगा। अभय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। देश की बात करेंगे सर आपके साथ आज फिर से। अब देश की बात जब करने का मन होता है ना सर, तो कुछ देश में कल भी जो हो चुकी है वो घटना भी थोड़ी याद आ जाती है सर। ठीक है। कल वो मैच खेला गया फाइनल, और फाइनल मैच खेला गया तो उसमें शाम के वक़्त प्रधानमंत्री जी ने शिरकत कर ली, आ गए वहाँ जी, पे। और उनका आना और टीम का प्रदर्शन जो है वो लगातार गिरना वो एक साथ कोइंसिडेंटली हुआ ये, आकस्मिक रूप से हो गया ये। हुँ, आकस्मिक रूप ही कहेंगे उसको और क्या कह सकते हैं, लेकिन वो हुआ। अब उसके बाद जो कुछ दृश्य आए वो बड़े अजीब से थे। टीम का मॉरल गिर रहा था, दर्शक जो 1,30,32,000 जो दर्शक वहाँ बैठे थे, उनका मॉरल लगातार डाउन हो रहा था। हताशा और निराशा की गर्ता में वो धकेले मतलब अपने आप को जो है गिरते हुए पा रहे थे। लेकिन जब भी चेहरा दिखता था मेन स्क्रीन पर मोदी जी का, वो 70 का स्माइल लेके और हाथ यूँ हिलाते हुए वो हुँ, लगातार जो जैसे चुनावी सभा में अभी खड़े होके भाषण देना शुरू कर देंगे, उस अंदाज में, उस मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। तो बहुत सारा घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पे इस पर भी, कि इनको जो ये देश के करोड़ों लोग और मैं उस स्टेडियम में बैठे 1 लाख से ऊपर लोगों की जो उस समय की हताश मनोस्थिति थी, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा था नहीं पड़ रहा था ये किसी को नहीं पता। एक तो ये भी था तो मैंने कहा उसमें मैं आपको जोड़ दूँ ये मुद्दा। बाकी आज तो आपसे जो बात करनी है मूलतः वो बात तो ये करनी है कि अब राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव सर पर हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से अलग परिस्थिति बताई जाती है राजस्थान की और तेलंगाना की बेसिकली। तो वो आप कैसे किसे देखते हैं? कोई कांग्रेस का पूरा जो मुखिया दल है, जितने भी बड़े लोग हैं, हाईकमान जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं, वो सब तो राजस्थान में डेरा जमा के बैठे हुए हैं। ठीक है। तेलंगाना में ये स्थिति है कि बीजेपी अचानक से जो है फिर वो लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो दलित या पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने वाली, घोषणा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ कहीं मैदान में दिखती नहीं है लड़ती हुई। और राजस्थान में मोदी साहब की सभा आज भी थी, तो वहां तो वो उनको बस यही आनंद है, सुख है कि कांग्रेस को जम के धो और फिर रात को जाके मोर को दाने खिलाओ। तो कैसे देखें अभी पूरा जो मामला है, उसको आप कैसे देखते हैं ये बताइए, 2 राज्यों के चुनाव को लेकर? आपने बड़े दिलचस्प अंदाज में अपनी बातें कहीं। जहाँ तक क्रिकेट मैच का सवाल है जहाँ तक क्रिकेट मैच का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर भारत ये मैच जीत जाता, जो भारत को जीतना चाहिए था, हम सब लोग भारत की पराजय से दुखी हैं और सबको उम्मीद थी कि भारत जीतेगा। इतनी अच्छी टीम अ, व एक सफेद गेंद की जो क्रिकेट होती है एक दिवसीय, उसमें भारत की कभी नहीं रही। मैं खुद भी खेलों के ऊपर लंबे अरसे से समाजशास्त्री दृष्टिकोण से विचार करता रहा हूँ। मैंने खेलों के ऊपर काफ़ी लिखा भी है, एकेडमिक काम भी मैंने खेलों के ऊपर किया है और मुझे तो पक्का यकीन था कि भारत इसमें जीतेगा। उसके न जीतने से मुझे भी बहुत निराशा हुई है और आपको भी निराशा हुई, सभी लोगों को निराशा हुई और इसका भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति हम लोगों का जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसा कि मोदी जी की आदत है कि वो हर मौके का एक प्रचारात्मक लाभ उठाने से नहीं चूकते। चाहे केदारनाथ की पहाड़ियों पे जाना हो, चाहे बद्रीनाथ की पहाड़ियों पे जाना हो, चाहे उत्तराखंड की किसी और जगह जाना हो, चाहे अपनी माँ से मिलने के लिए जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन टीवी के कैमरे हमेशा उनकी तरफ देखते रहते हैं, बड़े नियोजित रूप से देखते रहते हैं और यहाँ भी यही था। अगर किसी तरीके से हम लोगों सबकी खुशकिस्मती होती और भारत अगर जीत जाता, तो फिर मोदी जी इतना फुटेज खाते, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपने उनकी ड्रेस देखी होगी, जब वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को विश्व कप देने के लिए आए,
ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के साथ में, तब वो एक नीले रंग का कुर्ता पहने हुए थे और एक नीले रंग की बंडी थी, उसके ऊपर एक नीले रंग का सफेद रंग का कुर्ता पहने थे, नीले रंग की बंडी थी, उसके ऊपर नीले रंग का पटका था, उसके अंदर एक भगवा रंग की पाइपिंग लगी हुई थी। तो वो सब पूरी तैयारी थी। ये तो हम सब लोगों का दुर्भाग्य रहा कि भारत नहीं जीता। बहरहाल मोदी जी को और उनकी जो प्रचार प्रियता है, उनको उसके हाल पे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बीच में एक थोड़ी सी जो है बात करना, बस छोटा सा एक मुझे एनेक्डोट डालने का मन हो रहा है सर। मैं वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हिटलर अ करियर करके, नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है वो। तो वहां पे मैंने जो देखा तो मैं मतलब कि चौंक गया। मतलब कि अर्ली 30s में, 1930s में ये उनके हाथ में जब पूर्ण रूप से बहुमत तो आया नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनके जो प्रचार का प्रोपेगेंडा चलता था, उसमें सर मैंने देखा कि वो प्रचार में जब निकलते थे हिटलर, तो उनकी कार के आगे पीछे दाएं बाएं और कारें चलती, उस कार के ऊपर टॉप पर कैमरा को माउंट किया जाता था, उनको फिक्स किया जाता था उस समय के कैमरास को ट्राइपॉड के साथ, और लगातार वो दृश्य जो है वो फिल्माए जाते थे। तो मुझे वो देखा तो मैंने कहा यार ये ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये हो चुका है। नहीं, ठीक बात, ठीक, ठीक। तो हम लोग आते हैं अब राजस्थान के ऊपर और तेलंगाना के ऊपर। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ऐसा लग रहा था कि वो राजस्थान का चुनाव जीत सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में तो यकीन था कि ये चुनाव हम जीतेंगे ही नहीं। इसलिए वहां के जो पूर्व नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, मध्य प्रदेश के तो मौजूदा प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों को वो अपना चेहरा बनाए ना बनाए, भाजपा आला कमान को लगता था कि हम दोनों ही सूरतों में चुनाव हार जाएंगे। इसलिए एक तरह से भाजपा इन दोनों राज्यों में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। उसने कभी भी किसी भी क्षण इस लड़ाई को पलटने की कोशिश नहीं की। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मनुष्य अपने पराक्रम से, संगठन अपने पराक्रम से उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं और उनका पराजित होने के बावजूद भी उनका जो पराक्रम होता है वो लोगों को याद रहता है। लेकिन भाजपा ने शायद ऐसी कोशिश भी नहीं की। अब भाजपा को मध्य प्रदेश में जो भी वोट मिलेंगे वो इस लिहाज से मिलेंगे क्योंकि भाजपा का मध्य प्रदेश में बहुत पुराना संगठन है, जमा हुआ संगठन है, उसका एक निश्चित वोट है जो हर हालत में उसको पड़ता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ भी एक जमाने में मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहां भी भाजपा की जड़ें हैं। आखिरकार 15 साल तक रमन सिंह की वहां पर सरकार रही है, तो वहां भी उन्हें कुछ वोट मिलेंगे। लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन राजस्थान के बारे में उसका ख्याल था कि हम चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, अब जो सर्वेक्षण ये कह रहे हैं कि आगे है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि इस चुनाव को फंसा दिया जाए मीन्स टक्कर इतनी करारी दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव न जीत पाए। और इसके लिए जो अशोक गहलोत बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अभी भी वही रंग ला रहे हैं। उनके प्रयास, उनकी वजह से वो जमे हुए हैं। और कांग्रेस का आला कमान ये चाहता है कि जो कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, वो किसी तरीके से उनकी चुनावी मुहिम को नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शायद एक आध दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे सब जयपुर में जमे हुए हैं कि कतई ये ना लगना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई मतभेद है। आज सवेरे में अशोक गहलोत का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें अशोक गहलोत केरल से तुलना कर रहे थे कि केरल में जो गवर्नेंस अच्छी थी लेफ्ट फ्रंट की, इसलिए लेफ्ट फ्रंट हमें हर बार सरकार बदलती थी लेकिन फिर भी लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया। उस उदाहरण से वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान में भी कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ सकती है। हालांकि रिवाज ये है कि हर बार पार्टी बदलती है, सत्ताधारी दल बदल जाता है। तो इस तरह से वो पूरी अपनी बात को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि सत्ता में कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस को आना चाहिए। और जब सचिन पायलट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो चुनाव प्रचार करने निकले हुए हैं। बहरहाल उनकी बातचीत से लग रहा था कि वो बहुत ही आश्वस्त हैं। मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोगों की निगाहें राजस्थान पर टिकी हुई हैं कि राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से कैसा प्रदर्शन करती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो कांग्रेस के खाते में पहले से मौजूद ही थे।
ऐसा लगता था। वहां अगर कांग्रेस हारेगी तो अपने कारणों से हारेगी, भाजपा उन्हें नहीं हराएगी, या कांग्रेस की कमी रह गई जीतने में तो वो कांग्रेस के अपने कारण होंगे। जनता वहां की तैयार है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। लेकिन राजस्थान में मतदाता क्या सोच रहे हैं, जब मैं वहां के निष्पक्ष लोगों से बातचीत करता हूं, जैसे आप वहां के सरकारी कर्मचारियों से बात कीजिए जिनकी राजनीतिक निष्ठाएं बहुत स्पष्ट नहीं होती, तो वो सब लोग भी कहते हैं कि चुनाव में बहुत करारी टक्कर है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन चुनाव में चुनाव जीतेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी उसका लाभ उठाकर राजस्थान का चुनाव ठीक से नहीं जीतती और चुनाव फंस जाता है, ठीक उस तरह इस तरह मध्य प्रदेश का चुनाव 2018 में फंस गया था, किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, और कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी और भाजपा का मत प्रतिशत थोड़ा आधा फीसदी ज्यादा था। इससे मिलता जुलता अगर राजस्थान का नतीजा हुआ तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह होगा। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान का चुनाव ठीक से जीतना होगा, यानी कांग्रेस की सीटें 30 या 40 रह जाएं, कुछ इस तरह का नतीजा भाजपा के लिए निकालना बहुत जरूरी है। वरना भाजपा के लिए जो छवि भाजपा की जाएगी वो काफी मुश्किल होगी भाजपा की। और देखिए अगर भाजपा वाले इस मुगालते में जो कि शायद हैं कि हम भले ही 2023 का चुनाव हार जाएं लेकिन हम 2024 में तो हम पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर देंगे। याद कीजिए राजस्थान में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उन सीटों को दोबारा दोहराना है, तो वो चीजें जरा सा भी राजस्थान में लड़खड़ाई तो 2019 को 2024 में दोहराना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि भाजपा के मोदी के पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार आने में मुश्किलें पैदा करेगा। इसलिए राजस्थान का चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें भी राजस्थान के ऊपर है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस का आला कमान मिलकर वहां पर क्या कमाल करते हैं। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मैं समझता हूं वहां कांग्रेस एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस ऐसी लड़ाई लड़ सकती है वहां पर। और सब तो ये मानते थे कि शुरू में तो ये था कि भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होगा और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस तेजी के साथ आगे बढ़ी और वो अब बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंदी बने हुए। बीआरएस की सरकार चंद्रशेखर राव की सरकार के ऊपर काफी एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। 50 से 55% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नापसंद करते देखे गए हैं सी वोटर के सर्वेक्षण में। तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर राव की सरकार एंटी इनकम्बेंसी को परास्त कर सकती है, तीसरी बार सत्ता में आ सकती है? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है और एक बहुत अनोखा नजारा भी वहां देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो कहती है कि हम पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वहां उसके जीतने की स्थिति है नहीं। वो तो न केवल तीसरे नंबर पर है बल्कि ऐसे तीसरे नंबर पर है जो पहले और दूसरे विजेता और उप विजेता से बहुत दूर होता है, उसके बीच में बहुत बहुत फासला होता है। भाजपा वाले इस तरह का आश्वासन तेलंगाना में सुरक्षित रूप से दे सकते हैं। उन्हें पता है ना वो चुनाव जीतने वाले हैं, ना वो मुख्यमंत्री बनाने की उनका कोई नंबर आने वाला है। ऐसी जगह पे वो ऐसा आश्वासन देना कि जहां पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जहां पर चुनाव जीतना लगभग उनके लिए एक औपचारिकता हो। ऐसी जगह पे आश्वासन देना कि जहां पर वो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यहाँ चुनाव जीतना उनके लिए एक औपचारिकता हो। अब भाजपा तमिलनाडु में ये दावा करे कि हम आप पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे या दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उससे बिल्कुल वैसी तो नहीं, लेकिन तकरीबन वैसी ही स्थिति उनकी तेलंगाना में है। चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई मौका है नहीं उनके पास। तो ऐसी स्थिति है। और आप देखिए तेलंगाना के चुनाव पर लोगों की निगाहें इसलिए हैं क्यों अगर कांग्रेस वहां वापसी करती है तो कांग्रेस के पॉलिटिकल कैरियर में इतना बड़ा उछाल आएगा जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात सही है सर, बात सही है। और विजया शांति जो कि वहां की बहुत बड़ी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है, वो भी अदाकारा है, वो भी छोड़ के अब कांग्रेस में जुड़ी और उन्होंने भी कुछ अपना बयान दिया था, वो भी सुनने लायक था। मैं तो कहूंगा दर्शकों से यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक बार देख ले। बहुत सालों से वो थी और किस निराशा से वो निकली वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हुए, वो भी सुनने लायक है, एक बार सुनना चाहिए। सर एक आज हमारी बात हो रही थी
एक जो हम 6 बजे का लाइव करते हैं, तो उस लाइव में हमने जोड़ा था, आमंत्रित किया था, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह करके हैं, किसान नेता है, आप परिचित हाँ होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, हाँ, तो वो आज वन ऑफ द पैनलिस्ट थे, तो वो कह रहे थे कि आप लोग तीसरा एक एंगल जो है देख नहीं पा रहे हो। तो मैंने पूछा क्या है? और भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये चंद्रशेखर रावण जो है और ये हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने मिलके जो वहाँ गठबंधन किया है और 125 सीटों पर जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो एक बहुत बड़ा इस चुनाव में आपको एक अलग से समीकरण खड़ा होता हुआ दिखाई देगा जब चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। तो पर बोले कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ये होगा। तो हमने उनको कहा कि भाई संगठन चाहिए होता है, सभाओं में भीड़ तो हो जाती है आपकी लोकप्रियता अगर हो तो, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कैसे होता है, और अगर नहीं होगा तो आप फिर ये किसको नुकसान करेंगे ये बताइए। तो इस पर आप देखिए, क्या सोचते हैं? बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण कितना प्रभाव वहां पर डालते हैं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक, जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं ऐसी जगहों पर, खासतौर से उन स्टेट्स में जहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, यानी उन राज्यों में जहां 2 मुख्य पार्टियां एक दूसरे से टकराती हैं, बाकी सब लोग बस ऐसे ही होते हैं, उनका कोई खास वो नहीं होता। लेकिन अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, इनका डेटा देखें, तो आप पाएंगे कि लगातार हर चुनाव में इनके वोट कम से कम होते जा रहे हैं। ये अन्य की श्रेणी में आते हैं, तो इनके वोट हर जगह घटते जा रहे हैं। ये चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता इनकी घटती जा रही है। और खास तौर से जब जब चुनावी चुनावी होड़ बहुत जोरदार होती है, तब इनकी क्षमता और भी घट जाती है, क्योंकि लोग फिर, मतदाता जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाते हैं, और फिर इनकी अपनी बिरादरियों के वोट भी छिटक कर भाजपा या कांग्रेस को पसंद करेंगे। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल एक जमाने में भाजपा के ही साथ थे, फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वसुंधरा राजे से झगड़ा करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और वो जाटों के नेता हैं अपने क्षेत्र के, खुद भी जाट हैं। और चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता हैं। अब चंद्रशेखर रावण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी तरह का। वो जब तक बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता मायावती हैं, जब तक वो मायावती का स्थान नहीं लेंगे, मायावती के साथ प्रतियोगिता में उनको पराजित नहीं करेंगे, तब तक दलित समाज उनको अपना नेता नहीं मानेगा। उनमें प्रतिभा है, संभावनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक मायावती जाटव मतदाताओं की उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता बनी रहेंगी, मुख्य नेता बनी रहेंगी, तब तक चंद्रशेखर का कैरियर इसी प्रकार रहेगा कि वो इधर उधर जाएंगे, समझौते करेंगे, भाषण देंगे, आकर्षक बातें बोलेंगे, लेकिन दरअसल चुनावी होड़ में उनका कोई बहुत खास नतीजा नहीं निकलेगा। अब हनुमान बेनीवाल कितना नतीजा, अपना चुनाव तो वो जीतते ही हैं, सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल क्या नतीजा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सब देखने की बात है। जाट मतदाता एक जमाने में कांग्रेस के साथ रहा करते थे, आजकल वो एक फिर बीजेपी के साथ आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिया, और अब देखिए क्या वो इस तरह बटेंगे कि कुछ बीजेपी में चले जाएं, कुछ कांग्रेस चले जाएं, कुछ हनुमान बेनीवाल के पास चले जाएं। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जाट मतदाता काफी राजनीतिकृत हैं, काफी उनकी राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त है, और वो अपने वोट को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। तो सर आखिरी में बस एक सवाल ये पूछना है कि क्या ये 125 जगह पे आपने कहा, वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन क्या ये वोट काट सकते हैं? ये हो सकता है? नहीं, अगर इनको वोट, देखिए, अगर इन लोगों को वोट मिलेंगे, हाँ, तो किसी ना किसी के वोट वो काटेंगे। जिस बिल्कुल। इलाके में जाटों के वोट बीजेपी को मिलने वाले होंगे, वहां हनुमान बेनीवाल की पार्टी को अगर वोट मिलेंगे, तो वो नुकसान बीजेपी का होगा। जिस इलाके में कांग्रेस को जाटों के वोट मिलने वाले होंगे, लेकिन सवाल ये कितने वोट काटते हैं। अगर मान लीजिए क्योंकि 400, बात ये 500, है ना कि 1000, 1000 वोट। पिछले जी, चुनाव में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो हार जीत का अंतर था, वो कुछ चंद लाख वोटों का था। तो नहीं, इसलिए आपकी बात सही है। मेरा कहना यह है कि अगर इनको जितने वोट मिलते हैं, अगर वहां पर जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने चुनाव को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस तरह की पार्टियों का कोई भविष्य नहीं होता है। हो सकता है कि वो चुनाव को कुछ प्रभावित करें, कुछ सीटों पर प्रभावित करें। ये भी हो सकता है कभी कभी उनको ऐसी उनकी टिप्पस लग जाती है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव प्रभावित करते हैं, और सरकार उनकी वजह से किसी की बननी होती है, किसी की बन जाती है। ये भी होता है, मैं इन बातों से इनकार नहीं कर रहा हूं। भारतीय लोकतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है, और उसमें छोटी पार्टियों का अपना महत्व होता है। लेकिन ये तथ्य है कि छोटी पार्टियों का महत्व लगातार गिरता जा रहा है। जनता
पहले से ज्यादा समझदार होती जा रही है, कोई अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता। उम्मीदवार की बिल्कुल अपनी जो क्षमता होती है, अपना जो प्रभाव क्षेत्र होता है, जनता में, स्थानीय जनता के बीच में जो पैठ उसकी होती है, उसके आधार पर उसको वोट मिलते हैं। छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को भी वोट मिलते हैं, लेकिन इतने वोट मिलेंगे कि वो असर डाल पाएंगे, मुझे इसमें शक है। आपको शक है, बिल्कुल सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमने, और मुख्य रूप से 2 स्टेट के चुनाव पर और जो संभावनाएं बनी है उस पर आपने जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर देश की बात आपसे करते रहेंगे जरूर जरूर और जरूर। तक पहुंचाते रहेंगे। तो यही था भाई आज देश की बात में अभय कुमार दुबे जी से हमने जो बात की, प्रोफेसर साहब से, तो उन्होंने राजस्थान और तेलंगाना को लेकर क्या उनका आकलन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जो हम बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, वो आपको अच्छी लगती होगी, और आप कमेंट करके आपकी राय या आपका जो भी विचार या सोच है वो हमको लिख के बता सकते हैं। और अच्छी और सच्ची लगती है बात हमारी, तो फिर इसको आप जरूर लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक ये पहुंच जाए। और हमारी जो चैनल है 4PM उसको आप सब्सक्राइब करें, ये हमेशा हम आपसे एक अपील करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आप भी करें और आपके आसपास के लोगों से भी जरूर से करवाएं। और हमारे और भी प्रादेशिक चैनल हैं, वहां आपको उस प्रदेश की खबरें बिल्कुल जैसी है वैसे ही सुनने और समझने को मिलेगी, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। और हमारा एक जो नीचे बटन देख रहे हैं आप, ज्वाइन वाला, वो हमको समर्थन देने के लिए हमने जो वहां पे रखा हुआ है। आपका समर्थन चाहिए होता है, अगर वो आप ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारे उत्साह में और भी जो है वृद्धि होगी, हमारे पुरुषार्थ में और भी वृद्धि कर पाएंगे। बस यही आपसे छोटी सी विनती हम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, देश की बात प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।